गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 1 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सतत योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह पहल है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। 2018 में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सतत योजना को शुरू किया था। सतत का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इसका फुल फॉर्म परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य उन उद्यमियों को बढ़ावा देना है जो कि संपीड़ित जैव गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी उत्पादन संयंत्र को स्थापित करेंगे। साथ ही इस बायोगैस फ्यूल से चलने वाले व्हीकल्स को, ठीक है, ऑटोमेटिव्स को बढ़ावा देंगे। इस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, इससे दो लाभ होंगे। एक तो गोबर का सही निपटान होगा, गांव स्वच्छ होंगे। ठीक है, गोबर से ही बायोगैस संयंत्र चलाए जाते हैं। दूसरा, इससे क्लीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे ये किसकी पहल है? केंद्रीय पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा स्टेशन पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है? तो ये है आपका चेन्नई सेंट्रल। इसका नाम डॉक्टर एमजी रामचंद्रन सेंट्रल भी है। ठीक है, ये पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला स्टेशन बन गया है। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जो शेल्टर लगाए गए हैं धूप से बचने के लिए, उन्हीं के ऊपर सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये दिन भर में इतनी ऊर्जा इकट्ठा कर लेता है कि इसका 100% जो संचालन है वह इससे पूरा हो जाता है। तो याद रखेंगे चेन्नई सेंट्रल आपका उत्तर होगा। इसके साथ आपको याद रखना है चेन्नई सेंट्रल स्टेशन जो है वो दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में। बात कर रहे हैं मेडिसिन डिवाइस पार्क की। ठीक है, आप जानते हैं भारतीय दवा उद्योग दुनिया में तीसरे नंबर पर है और इसके लिए आवश्यक है कि भारत में जगह जगह पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाए जाएंगे और इसी को सच करते हुए उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। हम जो दवाई बनाते हैं उसमें सॉल्ट का प्रयोग किया जाता है, बेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खासकर टैबलेट्स में। और इस सॉल्ट को भारत में नहीं बनाया जाता, इसे हम चाइना से आयात करते हैं। तो हमारा आयात कम हो इसके लिए हिमाचल प्रदेश में इस तरह के एक संयंत्र की, एक संस्थान की स्थापना की गई है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। भारत में कहाँ पर दवाओं के बेस या सॉल्ट को तैयार करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है? तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, साथ में याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है आपका उत्तर कोरिया, जिसने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल हवासोंग 8 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका, किस देश ने एक मानवीय संगठन को 2021 के यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड्स का विजेता घोषित किया है? तो ये है यमन का एक मानवीय संगठन जिसे 2021 के नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो शरणार्थियों, अन्य विस्थापित और स्टेटस लेस लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है, और उनकी रक्षा के लिए विभिन्न प्रयास करते हैं। ऐसे संगठनों को नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और इसी के चलते यमन के एक मानवीय संगठन को 2021 के नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात करें यूएनएचसीआर की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ये यूएनएचसीआर का फुल फॉर्म है। यह किसके अंतर्गत काम करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत यह काम करता है। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में की गई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों की समस्याओं के प्रति आपात राहत, पुनर्वास सहायता, सुरक्षा और स्थायी निदान मुहैया कराना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किन के लिए काम करती है? शरणार्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बात कर रहे हैं हम
UNHCR की, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज की, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 2021 के विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया? तो ये योजना किसके अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत, याद रखेंगे, ठीक है। किसका हाल ही में इसने उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑलरेडी हम इसे आपको बता चुके हैं, ठीक है। निधि 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? इसके अंतर्गत डेटाबेस बनाया जाता है, कौन कौन आतिथ्य क्षेत्र में शामिल है, यानी कौन कौन पर्यटन क्षेत्र में शामिल हैं। बस कंडक्टर हो गए, कॉन्ट्रैक्टर हो गए, ठीक है। और ऐसे बहुत से संस्थान होते हैं, इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं जो किसके लिए? पर्यटन के लिए काम करती हैं, ठीक है। तो इन सब के जो डेटा है, इन सब की जो डिटेल्स हैं, उसे निधि 2.0 योजना के अंतर्गत तैयार किया जाएगा, उनको पंजीकृत किया जाएगा। तो एक प्रकार का ये डेटाबेस है, आप याद रखेंगे, ठीक है। ओम बिरला के द्वारा हाल ही में निधि 2.0 का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर लॉन्च किया गया? तो आपको बताना है जन केयर नाम से प्रचलित अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को किसने शुरू किया है? तो ये है जितेंद्र सिंह, जिनके द्वारा जन केयर नामक अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ, ब्लॉकचेन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अन्य तकनीकों से जुड़े हुए जो 75 स्टार्टअप्स हैं, उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें फंड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो फंड देने के लिए योजना है, और इनके क्षेत्र क्या हैं, किन किन तकनीकों से जुड़े हुए? टेलीमेडिसिन से, डिजिटल हेल्थ से, ब्लॉकचेन से, बिग डेटा से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए 75 स्टार्टअप्स इनोवेशन की पहचान की जाएगी। तो ये है आपका जन केयर, जिसे लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डर लाइन नाम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत की पहली अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर सेवाया शुरू की है। इस हेल्पलाइन नंबर का टोल फ्री नंबर क्या है? तो उसका टोल फ्री नंबर है 14567, ठीक है। किस योजना के अंतर्गत ये अखिल भारतीय हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है? एल्डर लाइन योजना के अंतर्गत। किस मंत्रालय की ये पहल है एल्डर लाइन? तो आपका उत्तर होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को क्या करना था? उन्हें असिस्ट करना था। किस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा संबंधी उपचार समय पर उपलब्ध कराए जाएं, कैसे उन्हें दवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं, और अन्य अगर उनकी कोई ज़रूरतें हैं तो उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जाए, यही एल्डर लाइन का उद्देश्य है, जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसे हर साल मनाया जाता है 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की बात कर रहे हैं। इसे पहली बार वर्ष 2018 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन, अनुवाद में संयुक्त। याद रखेंगे यह किसकी थीम है? ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस की। अगला प्रश्न है, हर साल सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान विश्व समुद्री दिवस, वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस साल विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया? तो इसका आयोजन कब किया गया? इसका आयोजन किया गया 30 सितंबर को। वैसे मनाया कब जाता है? सितंबर के अंतिम सप्ताह के दौरान, और 2021 का आयोजन 30 सितंबर को किया गया। बात कर रहे हैं वर्ल्ड मैरीटाइम डे की। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसे पहली बार मार्च 1978 में मनाया गया था। किसके द्वारा? IMO के द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्लियर हो गया? इस वर्ष की थीम क्या है? तो नोट करेंगे, इस वर्ष की थीम है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। याद रखेंगे, ठीक है। ये इसका इस वर्ष की थीम है, ठीक है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो किताब लिखी गई है इंदिरा नूई के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखेंगे। इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई किताब का नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर।
तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखेंगे आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके विकल्प हैं रायपुर, चेन्नई, सूरत, दिल्ली। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो इसी में दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की घर की बनी चावल की शराब जुडिमा को जीआई टैग भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? आपके विकल्प हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया मन प्रजापति जी के द्वारा। मन प्रजापति के कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो बात की जा रही है पहले भारतीय खिलाड़ी की, तो ये है विराट कोहली, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं। ग्लोबल रैंकिंग में पहले नंबर पर क्रिस गेल है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न था, किसके द्वारा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये हैं अमित शाह, जिनके द्वारा देश के पहले सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, इन्हीं के द्वारा संबोधित किया गया। आयोजन कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में। ठीक है, इसके साथ आप जानते हैं सहकारिता मंत्रालय का फॉर्मेशन भी वर्ष 2021 में ही किया गया है। किस ध्येय वाक्य के साथ? सहकारिता से समृद्धि ध्येय वाक्य के साथ। तो याद रखेंगे, ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।